हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर की पहली हेडिंग है स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या क्या हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है हमारे नेचर में। तो आज तक आपने ऑब्जेक्ट की दो ही स्टेट देखी होंगी भाई, या तो आप सो रहे होंगे या फिर आप चल रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलना भागना ये सब एक ही स्टेट में आता है, मोशन में। ठीक है, तो दो स्टेट्स आपको पता चल चुके हैं, जैसे कि रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट का एग्जांपल आपको दिख भी रहा होगा, ये नन्ना मुन्ना बच्चा जो सो रहा है आराम से। और सेकंड वन मोशन का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये भागता दौड़ता बच्चा। ठीक है, रेस्ट स्टेट को आप स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। और मोशन भी कई टाइप्स के होते हैं, आगे आगे पढ़ते रहिए आपको पता चलता रहेगा। और हर एक पेज का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये आपका नोट्स का भी काम करेगा। तो चलिए सेकंड पेज पर आते हैं। ये मोशन। अभी तक आपने दो स्टेट्स पढ़ी हैं, तो अब हम बात करते हैं मोशन की। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है, मान लो ये नीचे जो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर ये घर से एक महिला निकलती है और शॉप तक कुछ लेने जाती है, कुछ सामान वगैरह लेने जाती है। तो उसको भाई वहां तक जाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, जिस तरह इसमें दिखाया गया कि 4 सेकंड लगे। ठीक है, इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अगर आपकी बॉडी में मोशन होगा तो टाइम में भी जरूर चेंज होगा। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट क्या, रेफरेंस पॉइंट जहां से बॉडी अपनी मोशन करना स्टार्ट करती है। मान लो आप घर से चले और शॉप तक गए, तो आपका घर क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। दूसरा एग्जांपल लें, अगर आप स्कूल से चले और घर पर गए, तो आपका स्कूल क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जहां से भी बॉडी मोशन करना स्टार्ट करे उस जगह को हम कह देते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम पुटअप करने जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। मान लीजिए आप घर से निकले और शॉप तक गए, आपको शॉप तक जाने के लिए 4 सेकंड लगे। ठीक है, फिर आपने शॉप पर जाकर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हुए और आप खाली बोले वहां पर जाके कि हमें ये सामान दे दो, और सामान लेने में आपको 7 सेकंड लगे। ठीक है, फिर जब आप शॉप से वापस घर आए तो आपको घर में आने के लिए 6 सेकंड लगे। अब मुझे बताइए कि बॉडी ने कितनी देर के लिए मोशन गया, बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, जब आप घर से चलकर शॉप तक गए तब आपकी बॉडी में 4 सेकंड के लिए मोशन हुआ। ठीक है, और शॉप पर जाकर आप खड़े थे कि बॉडी कैसे हुई, रेस्ट पोजीशन पर हुई। ठीक है, फिर आप जब चलना स्टार्ट हुए दोबारा घर पे, घर के तरफ, तो आपको 6 सेकंड और लगे। तो 4 + 6 10 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 7 सेकंड तो आपकी बॉडी रेस्ट पर ही थी ना, खाली आप वहां जाकर खड़े ही तो थे। ठीक है, मोशन तो खाली 10 सेकंड के लिए हुआ है। ठीक है, तो 10 सेकंड इसका आंसर। तो आ चुके हैं हम चैप्टर की थर्ड हेडिंग पे, टाइप्स ऑफ मोशन। वैसे जो ये इसका सेकंड पॉइंट है वो एकदम चैप्टर के लास्ट में, बट मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा। ठीक है, मान लो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब जब इनफाइनाइट टाइम तक आप स्ट्रेट ही चलते रहें, आपकी बॉडी जो भी मोशन करे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करे, वो मुड़े ही ना हल्की सी भी, तो उस तरीके के मोशन को कह देंगे लीनियर मोशन। ठीक है, जिस तरह आपको फिगर में दिख रहा होगा, ए बी एक साइकिल है, वो ए से बी तक गई, तो वो ए से बी तक स्ट्रेट गई ना। ठीक है, इसलिए इस मोशन को कह देंगे लीनियर मोशन। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जब भी आपकी बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर चलेगी, मान लो एक गोल सड़क है या फिर गोल पार्क है, आपने उसका चक्कर लगाया, तो उस मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। हर एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसको हम कह देंगे फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, जितना भी ये सब है इसको हम सब मेजर कर सकते हैं ना। मान लो एक बार लेते हैं, मैंने आपसे कहा एक पेन मैं आपको देता हूं और इसकी अगर मैं कहूं कि आप मुझे लेंथ नाप के दिखाओ, तो आप आराम से दिखा दोगे, स्केल लोगे और नाप के दिखा दोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये 3 बैग्स जो आपको दिख रहे हैं, एक का वेट है 2 किलो, दूसरे का वेट है 5 किलो, तीसरे का वेट है 8 किलो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तीनों बैग्स में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे, इनके वेट भाई डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब वेट में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई उससे भी भारी है। तो ये चीज आपको कैसे पता चली, केजी देखकर नहीं, ये जो 258 लिखा है ना, इसे देखकर। तो इस चीज को ही हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। ये जो 258 ये लिखा है होते हैं मैग्नीट्यूड। और इस बात को लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं अभी। ऐसे ही मनपसंद लैंग्वेज में नीचे भी लिखा हुआ है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ वेट विच इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ 258 नोन एज मैग्नीट्यूड। जो इनका वेट है वो आप कैसे बता पा रहे हो यार, क्वांटिटी देख के, तो 258 को देख के। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मेन चीज है और इसको ही हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड। अब मान लो उन एग्जाम्पल्स में वेट की जगह ये लिखा होता कि एक बैग तो है तुम्हारा 5 किलो का और दूसरा बैग है 5 लीटर का, तो तुम क्या कहोगे, एक गंदा सा कमेंट करोगे नीचे,
तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि यार पाँच को मैग्नीट्यूड देखकर ही नहीं काम चलता, यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के लिए अब हमें पढ़ना होगा सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे आ गया सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट क्या चीज़ होती है? वो टूल जो मेजरमेंट में हद से ज़्यादा काम आता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कोई डिस्टेंस, मान लो मैं पूछ लूँ कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आप क्या कहोगे? 5। तो मैं क्या कहूँगा? पागल है, कुछ यूनिट तो लगा कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लेंथ के लिए यही यूनिट्स होती है ना। तो यूनिट बिना लगाए आप कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस तरह लेंथ आर मेजर्ड इन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, और भी बहुत सारी यूनिट है जो आज तक आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मास आर मेजर्ड इन किलोग्राम, ग्राम, मेगाग्राम, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। दो तरह के होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। 11वीं क्लास में एक और सिस्टम जुड़ेगा, एफपीएस सिस्टम, बट वो आपको अभी नहीं पढ़ना 9th क्लास में, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में जो लेंथ है वो मीटर्स में गिवन होगी ना, और आपको कहेंगे कि आप इसका मास निकालो, तो आप मास हमेशा किलोग्राम में ही निकालेंगे। अगर आपको मास गिवन है किलोग्राम में, तो आप जो उसकी लेंथ है वो मीटर में निकालेंगे, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में ऐसे ही, अगर आपको लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आप मास वहां पर कैलकुलेट करेंगे ग्राम में, ठीक है। ये सब कन्वर्जन है, ये भी आगे सिखाई जाएंगी। चलिए, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिर से फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। A scalar quantity is defined as the physical quantity with only magnitude and no direction। अभी आपको ये चीज़ नहीं आई होगी समझ में कि खाली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, ये क्या बात हुई? इसका मतलब है, एग्जाम्पल से समझ में आती है सब चीज़ें। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे गिवन है आपको स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। हम पकड़ते हैं स्पीड। अब आपके सामने जैसे कि ये 3 फिगर्स आती हैं। पहली फिगर में एक बिल्ला एक बाइक को पूरी तेजी से घुमा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि ये जो बिल्ला है ये कितनी तेज चला रहा है बाइक, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी स्पीड या तो 200 किलोमीटर पर आ रहा है या 4 किलोमीटर पर आ रहा है। जैसा भी आपको विजुअल हो रहा है, आप क्या कहेंगे कि 200 किलोमीटर, मतलब आप डायरेक्शन तो नहीं बता रहे ना, खाली उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं स्पीड का। और यूनिट तो भाई लगानी इंपॉर्टेंट है। यूनिट तो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो चाहे स्केलर क्वांटिटी, आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। स्पीड से ये समझ में आया कि ये स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें देखो खाली मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन वाली बात आपको आगे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हुए समझ में आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड फिगर देखता हूं कि ये एक पेन है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, तो आप क्या कहोगे कि इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। आप इसकी डायरेक्शन तो नहीं बता रहे, ये डायरेक्शन मैटर भी नहीं करती यार स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन, ठीक है। तीसरी फिगर में इस मोटू का अगर मैं मास आपको कैलकुलेट करने के लिए कहूँ, आप देखते ही बता दो कि ये 95 kg के अबाउट होगा, ठीक है। मास के लिए भी आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, एक बात मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी दो चीज़ों का डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है, एक के पास एक चीज़ होती है और दूसरे के पास वो चीज़ नहीं होती। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में जैसे उसके पास मैग्नीट्यूड ही था, खाली डायरेक्शन नहीं थी, वेक्टर में क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब आपको समझ जा देता हूँ कि डायरेक्शन क्या है। पहले हम एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जिसके पास दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। एग्जाम्पल लेते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क। ये सब टर्म्स आगे चैप्टर में आने वाली है। फिलहाल मैं एक एग्जांपल आपको उठा लेता हूँ, फोर्स। अब जैसा कि आप फिगर में देखिए, एक्सप्लेनेशन में फिगर ए में मैंने आपको ना एक बॉक्स दिया और मैंने कहा आपको इधर की डायरेक्शन में घुमाओ, जिधर 5 न्यूटन वाला फोर्स लगा रहा है ना, मैंने कहा इधर की डायरेक्शन में आप इस बॉक्स को मूव करिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 5 न्यूटन की फोर्स तो इधर से लगाने लगे, और अपने आपका जो दोस्त था वो 10 न्यूटन की फोर्स उल्टी डायरेक्शन से लगाने लगा। तो फोर्स वो जब उल्टी डायरेक्शन से लगा रहा है तो क्या डब्बा मूव कर जाएगा उधर डायरेक्शन में जिधर मैंने कहा था? नहीं करेगा, बिकॉज डायरेक्शन आपने गलत लगा दी। तो फोर्स में डायरेक्शन मैटर करी ना। और जैसे इस तरीके से अब आप फिगर बी में देखिए, जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो उसकी भी फोर्स और 5 न्यूटन वाली फोर्स अगर हम प्लस कर दें तो 15 न्यूटन वाली फोर्स, अब डब्बा बहुत ही आराम से मूव कर जाएगा। इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में इसके सिंबल्स में एक फर्क होता है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके ऊपर हमें
एरो लगाना होता है, ठीक है। अब इसका एरो का मतलब क्या है, ये जो एरो का हेड है ये शो करता है डायरेक्शन, और जो एरो की लेंथ होती है ये शो करता है आपका मैग्नीट्यूड। आगे आप जितने भी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल्स यूज करेंगे उसके ऊपर आपको एरो जरूर लगाना है, फॉर्मूला लिखते हुए और क्वेश्चंस में हर जगह। अगले हर टॉपिक में आपका पीछे का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो पीछे के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिटेन करते रहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो आपने सही में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी ए से लेकर डी तक चली है, वो तो 10 मीटर चली और 5 सेकंड में चली, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 10 मीटर। डिस्टेंस ऐसे कोई बताने वाली बात नहीं है, सबको एकदम क्लियर होता है कि क्या है, बस आपको एक डेफिनेशन चाहिए थी, वो डेफिनेशन मैंने दे दी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। डायरेक्शन तो नहीं बता रहे हो ना आप, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है और या डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। या तो डिस्टेंस कुछ 1 होगा, 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा। जीरो डिस्टेंस, 0 मीटर तो कुछ होगा ही नहीं ना, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की, मीटर, ठीक है। वैसे आप इसको मेजर कर सकते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, और भी काफी सारी यूनिट्स हैं, बस इसके ऐसा यूनिट है मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसे कहते हैं जहां से मोशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर आप उसको रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन भी कह सकते हो। तो 3 नाम आपको पता चल चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, आप कहोगे 2 किलोमीटर। अगर कई शॉर्टकट रास्ते भी तो होते हैं ना बीच बीच में, अगर आप उस रास्ते से जाओ तो आपको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल समझते हैं। नीचे देखो एक फिगर है, ABC करके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो ये एक पार्क है। मैंने आपको कहा कि आपको A पॉइंट से चलना है और C पॉइंट पर आपको रीच करना है, तो आप A से या तो B तक चलोगे, A भी चले फिर बाद में BC चले, ऐसे भी आप पहुंच सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट A से C पर भी तो जा सकते हो ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, A से C तक, ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें डायरेक्शन मैटर करी भाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन भी तो देखनी होगी, पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके केसेस आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट की, मीटर, क्योंकि है तो ये भी डिस्टेंस ही, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो है। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू रीच द पॉइंट सी, ये मैंने आपको बता ही चुका है। अब अगर आपको ए और A to C, ये जो साइड है ट्राइंगल की, ये आपको मेजर करनी हो तो आप कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम फाइंड करते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है A से C के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें विजुअलाइजेशन हो रहा है कि A से C तक अगर हम चले तो वहां से थोड़ा हमें छोटा पड़ेगा, बट हमें मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB प्लस BC करके देखते हैं। पहले आप A से B तक चलोगे फिर B से C तक चलोगे, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 7 मीटर, ठीक है। अब हमें AC फाइंड करना है। अगर आपको फाइंड करना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई होगी, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको नीचे लिखी हुई दिख रही है। अब हम AB का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू है रूट अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू द 5 मीटर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर वो कुछ डिस्टेंस चला। इफ यस सपोर्ट योर आंसर। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A। एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और उसने एक सर्कुलर मोशन किया और वो यहाँ दोबारा A पर आ गई, एक पूरा पूरा सर्कुलर राउंड काट कर। तो अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का
डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर इसी पॉइंट पे वापस उसको आना है, ए और ए के बीच में कोई डिफरेंस है, अगर आप डिफरेंस करना चाहते हो तो ये कर लो, ए माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर सर्कुलर, एक तो ये आपका एग्जांपल हो गया। सेकंड वन एग्जांपल, इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, अगर एक बॉडी ए से चलना स्टार्ट हुई और बी तक गई, ठीक है, अगर एक बॉडी ए से चली और बी तक गई, फिर वो वापस बी से ए पर ही आ जाती है, मतलब सेम पॉइंट पर अगर एक बॉडी, मान लो वो ऐसे ऐसे कहीं से भी जाती है, कहीं से भी, और वो वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल होता है 0 के, ठीक है। और इसका थियोरेटिकल आंसर आपको अब मिल जाता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ आफ्टर कवरिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल उसने पूरा कवर किया, ठीक है, द डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस तो जीरो नहीं था क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। और दूसरा पॉइंट, जब स्ट्रेट लाइन पाथ में एक बॉडी मूव करती है और वापस वो उसी पॉइंट पर आ जाती है, एन ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड इट रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट, दैट इज नॉन एज जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूमेरिकल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप लाइन वाइज क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप उसकी फिगर बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, मतलब एक फार्मर है, उसने बाउंड्री, स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के चारों ओर वो घूमता है, ठीक है। एक साइड है उसकी 10 मीटर की, तो ये भी 10 मीटर हुआ, ये भी 10 मीटर हुआ, और ये भी 10 मीटर हुआ। अब उसने स्क्वायर फील्ड की पूरी एक बारी बाउंड्री 40 सेकंड में कवर करी, इसका मतलब 40 मीटर वो चला, क्योंकि उसने पूरी बाउंड्री कही ना 40 सेकंड में, तो 10 ये हो गया, 10 ये 10 ये 10 ये प्लस कर दो 40, हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड, जब फार्मर 2 मिनट 20 सेकेंड चला, तब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिनट को करते हैं, 2 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, कितना हुआ 120 सेकेंड्स। अब ये था 20 सेकेंड, ये प्लस कर दो 20 सेकेंड्स, टोटल कितने हो गए 140 सेकेंड्स, ठीक है। तो 140 सेकेंड्स के लिए वो चला। अब देखिए, देखो 40 सेकेंड्स में उसने एक राउंड कवर किया था, ठीक है, वो यहां पर आया 40 सेकेंड्स में, फिर 40 सेकेंड्स में उसने एक और राउंड करा, फिर 40 सेकेंड्स में उसने एक और राउंड करा, उसने 3 राउंड कवर कर लिए 120 सेकेंड्स में, ठीक है। अब उसके पास बचे 20 सेकेंड और, तो 10 सेकेंड यहां पर लगेंगे, 10 सेकेंड यहां पर लगेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ए से सी तक का, ये होगा ना भाई, इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है ना हमें, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल से अब आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है ए सी का, यहां पर आपको लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ए सी तो हमें पता नहीं, ए सी तो निकालना है, ए बी कितना है, ए बी है 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर सॉरी, और बी सी का स्क्वायर ये भी 100, तो 200, ठीक है। और ए सी जब स्क्वायर इधर जाता है तो वो क्या बनता है, रूट, ठीक है। जब स्क्वायर इधर जाता है तो वो इधर जाकर रूट बन जाता है, और 200 इसका आंसर। अब अगर इसको हमें और फर्दर सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, पेयर बना लीजिए, तो आंसर क्या आया, एसी क्या आ गया 10√2, कैसे 5 का एक पेयर बना तो इसको हम एक 5 आ गया, और ये एक पेयर बना तो इंटू 2, अब ये अकेला बच गया तो इसको क्या भेज देंगे रूट में, तो 5 टू 10 और ये रूट का 2, तो आंसर क्या आया मैग्नीट्यूड, ये आंसर आया। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का होगा खाली 10√2, ये है इसका मैग्नीट्यूड, और मीटर भी लगाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही मेन पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट होगा फिजिक्स का, उस पार्ट को जरूर देखना क्योंकि सारे के सारे मेन कॉन्सेप्ट उसी वीडियो में आएंगे। और थर्ड वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे,
देखिए फिजिक्स अगर पढ़नी है तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन आपको एकदम बढ़िया वाला रखना है अपना, और हम यही कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन आपका ऐसा कर दे कि आप कोई भी क्वेश्चन देखें तो एकदम आंसर दें, ठीक है। तो इसी के साथ सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वो कमेंट सेक्शन इसलिए है खाली ताकि आपकी प्रॉब्लम्स हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच।